प्रिय मित्रों, एक बार फिर से कुछ अंतराल के बाद CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं समझ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी सी गैप हो गई है, लेकिन अब हम फिर से एक बार ज़ोर शोर से स्टार्ट करते हैं हमारे गणित के कंटेंट को लेकर के। तो जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स दोनों ही में टीचर्स की भर्ती में जो आपका जो कंटेंट है उसको लेकर के मैं लगातार आपके लिए चिंतित हूँ। मैंने इसको छोड़ा नहीं है, बाकी हल्का सा इसके अंदर गैप दिया था, थोड़ा आपकी भी थकान कम हो जाए और वापस आप नई ऊर्जा के साथ फिर से स्टार्ट कर सको, इसलिए मैंने थोड़ी सी गैप दी थी। और दूसरा, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव था, इस अमृत महोत्सव की वजह से भी थोड़ा मैं बिजी होता, वो आपने देखा ही होगा, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा टाइम कम दे पाया। लेकिन अब आप चिंता नहीं करें, मैं आपके साथ फिर से तैयार हूँ। और मेरी जो कोशिश है और मेरा जो लक्ष्य है, मेरी जो मंजिल है, वो आपका लक्ष्य और आपकी मंजिल है। और मैं तब तक चलता रहूँगा जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वापस जो अपना सेकंड ग्रेड का जो पार्ट जो लगभग 30 या 35 के आसपास जो बचा हुआ है, मैं उसको फिर से लेता हूँ। और अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो आपका 3D ज्योमेट्री का पार्ट है। और उसके अंदर क्षमा करें, उसके अंदर गोला, बेलन और शंकु, खास तौर से गोला, बेलन और शंकु, ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी और सेकंड ग्रेड के अंदर, दोनों के अंदर सेम इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो 3D ज्योमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसके अंदर हम आज स्टार्ट करते हैं गोला में, इसके बाद में शंकु और फिर बेलन, मैं इनको साथ में कंटिन्यू करूँगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन गोले से संबंधित जो जो कॉन्सेप्ट है मैं वो सबसे पहले यहाँ आपको बताना चाहूँगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखें, कभी भी आपको बड़े क्वेश्चन में उलझने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा आपको बता रहा हूँ और जिस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें, ताकि वहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ठीक से कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए कैसे शुरुआती दौर के अंदर ही जो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ पर ही हम कैसे मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपका गोला यानी कि 3D ज्योमेट्री के अंदर स्फीयर वाला पार्ट है, वो है गोला। इसके अंदर स्पर्श जीवा मतलब स्पर्श समतल, टेंजेंट प्लेन जिसको कहते हैं, इसके अलावा पोलर, हाँ, इसके अलावा जो कॉन्टेक्ट प्लेन मतलब संपर्क तल, ये सभी इसके अंदर आएंगे। हाँ, गोले का व्यापक समीकरण, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं इसके अंदर लूँगा। लेकिन गोला स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपके सर्कल पर जाऊँगा, वृत्त, ठीक है। जो 11th क्लास का पार्ट है मैंने ये करा रखा है, लेकिन आप थोड़ा सा देखें मैं कैसे बात कर रहा हूँ। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या r हो। आपको पता है कि ये वो वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या r है, तो उसका समीकरण ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने क्यों वृत्त को स्टार्ट किया, इसके पीछे रीजन था, ठीक है। फिर मैं अगली बात लेता हूं, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र AB और त्रिज्या r हो। ध्यान से देखना, ये होता है x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसके बाद मैं वापस स्फीयर पर आ रहा हूँ, गोले पर। तो गोले में सबसे पहले मैं बात करूं कि
समष्टि में स्पेस उन बिंदुओं का बिंदु पथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव समान रहे, वो कहलाता है आपके गोला। सीधी सीधी बात। अब यहाँ मतलब ये परिभाषा इसकी ध्यान रखना गोले की। मैंने क्यों ली गोले की परिभाषा लेने के पीछे रीजन क्या है वो तो सभी जानते हैं। यानी स्थिर बिंदु का मतलब ये हुआ कि आपके जैसे ये गोला है, गोला बाद में पहले आपके स्थिर बिंदु, ये सारे वो बिंदु हैं जिन बिंदुओं से एक स्थिर बिंदु यानी कोई एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है ना, जो जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से हमेशा समान रहे, तो स्थिर बिंदु तो हो गया गोले का केंद्र और ये होगी दूरी समान रहती त्रिज्या। तो इस बिंदु का बिंदु पथ का मतलब ये वाला जो आपके गोला बन जाएगा जो हमारे को वृत्त जैसा दिखता है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये बनता है कि समष्टि में स्थित उस बिंदु का या उन बिंदुओं का बिंदु पथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहे होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपके इसके अंदर आपके उसमें जो ऑप्शन में आएगा वो आएगा आपके गोला, बेलन, शंकु, वृत्त। तो इसके अंदर खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा कि गोला यानी स्फेयर इसका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना होगा। फर्क क्या है तो फिर वृत्त और इसमें फर्क क्या है, ध्यान रखना। वृत्त की परिभाषा में इस समष्टि की जगह, स्पेस की जगह, 3 डायमेंशन की जगह 2D होगा और वो यहाँ वृत्त के लिए वो कहेगा कि प्लेन, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर रहे। अगर समतल की बात करें प्लेन की तो वो जो होता है वृत्त होगा, और अगर ये समष्टि की बात करें स्पेस की तो वहाँ पर वो गोला होगा। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब मैं सेम इसकी बात करूं जैसे उधर लिया मैंने, उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र 0 0 0, ध्यान देना 3 डायमेंशनल हो जाएगा और त्रिज्या उसकी r, तो वो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। जस्ट आप इससे कंपेयर कर लें, ये 2 डायमेंशन था और ये क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन। फिर दूसरी बात हम करें, उस गोले का समीकरण जिसका केंद्र ABC और त्रिज्या R हो, यहाँ x माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। केंद्र यहाँ पर ए भी था 2 डायमेंशन में, यहाँ आपकी क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन। बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखिए मैं आपको वृत्त से इसमें गोले में ले जाऊंगा कंपेयर करते हुए, ताकि आपको इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपके दिमाग में हो जाए, और पहले जो मैंने सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है वो भी आपको वापस रीमेमोराइज हो जाएगा, वापस आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आपके x माइनस ए होल स्क्वायर, वाई माइनस बी होल स्क्वायर, जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस गोले का समीकरण है जिसका केंद्र ए बी सी और त्रिज्या आर हो। जस्ट मैंने इससे मैच करा दिया है, तो ये आपके दिमाग में रह जाए
अब मैं बात करूं तीसरा पार्ट, वृत्त का व्यापक समीकरण। ठीक है, मैं ये सब चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। वृत्त वाला कॉन्सेप्ट आप देखना, मैंने वृत्त पर जो 11th से लेकर के जो पुरानी बुक्स का सारा कंटेंट मैंने वृत्त पर लगभग 4 या 5 लेक्चर मैंने लिए हैं और उसमें वृत्त का एक एक चीज़ क्लियर करा रखी है। आप आराम से उसमें वापस देखेंगे, आपको याद आ जाएगा और उसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये जो कंटेंट मैंने जो सर्कल का आपके 4 लेक्चर दे रखे हैं, सर्कल अगर आपने पढ़ लिया तो सर्कल का क्वेश्चन यानी वृत्त का जो सवाल है आपका रॉन्ग हो ही नहीं सकता। मुझे आप इतना विश्वास है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके वृत्त का व्यापक समीकरण है। ध्यान से अगर देखें तो इस वृत्त के समीकरण में g, f और c 3 आपके कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज जो है मतलब वे आपको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ये आपको g, f और c 3 है। इसका मतलब वृत्त के सब सवाल करते हैं, जब समीकरण अपन ज्ञात करते हैं, वृत्त का समीकरण निकालते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी 3 शर्तें गिवन होनी चाहिए, तभी हम वो सवाल कर पाएंगे। g, f और c 3 निकालने हैं तो 3 शर्तें चाहिए। अब ये जो व्यापक समीकरण है वृत्त का, वहाँ आप क्या करेंगे, इसकी जो केंद्र क्या हो जाएगा, इसका सेंटर यानी कि केंद्र मतलब, तो सेंटर इसका हो जाएगा -g -f और इसकी जो त्रिज्या है r वो होगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का रूट। ये इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जिसके अंदर g f यहाँ से लेना है यानी x के गुणांक को कंपेयर कर लेना, y का गुणांक कंपेयर कर लेना, इससे gf आ जाएगा, c यहाँ से रखा और ये आपके रेडियस आ गई। अब मैं इसी चीज़ को कंपेयर करता हूँ और मैं यहाँ ले लेता हूँ तीसरा टॉपिक, गोले का व्यापक समीकरण। गोले का व्यापक समीकरण जो होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। जस्ट आप इससे कंपेयर करें, ठीक है, वाई स्क्वायर और जुड़ गया इसके अंदर और यहाँ पर एक्स वाई और कांस्टेंट, यहाँ पर भी एक्स वाई और कांस्टेंट, ये जेड वाला पोर्शन और इसके अंदर जुड़ जाता है। अब जिस तरीके से ये निकाला, आप सेम वे से ही इसके अंदर इसकी आप त्रिज्या निकाल लें। पहले तो आप पहले केंद्र ले लें, इस गोले का ध्यान देना, ठीक है ना, वो हो जाएगा -u -v और -w -g -f। सेम वैसे ही ये -g -f और ये आपके तीसरा जो है एक्सेस वाला वो जुड़ गया। अब त्रिज्या की बात करें तो देखिए बिल्कुल सिंपल काम, त्रिज्या के अंदर हो जाएगा सेम वो तरीका उठाएं आप, r इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d का रूट। ठीक है ना, ये आपके त्रिज्या का हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, आपके इसकी त्रिज्या हो जाएगी। हमारा ये गोले वाला पोर्शन अब यहाँ से मेन पार्ट आ गया है, आपको ध्यान रखना होगा। आप देख लें जैसे मैंने किस तरीके से कंपेयर करके इसको सेट किया है, तो हम अब यहाँ से और इन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ये जो आपको किसी भी गोले के समीकरण से आप आराम से जो भी इसमें एक इक्वेशन दे रखा हो तो उससे आप पहले केंद्र निकाल लें -u -v -w और त्रिज्या निकाल लें, दोनों ही आते ही आपका काम हो जाएगा। ये आपके गोले के अंदर जो इक्वेशन की बात हुई। अब हम बात करते हैं
यहाँ पर तीसरी जो बात आती है, मैं यहाँ पर तीसरी क्या चौथी बात, वृत्त का समीकरण, ठीक है, जिसके व्यास के सिरे गिवन हो। मतलब सीधी सीधी बात, व्यास रूप में वृत्त का समीकरण, ये इसके अंदर व्यास रूप में वृत्त का जो समीकरण होगा, यानी एक वृत्त दे रखा है और इस वृत्त के केंद्र और ये आपके जैसे ए बी और इसके सिरे अगर x1 y1 और x2 y2 अगर गिवन है, तो उस केस में आपके वृत्त का जो समीकरण बनेगा वो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपके व्यास रूप में वृत्त का समीकरण है। तो सेम ऐसे ही आप गोले में आ जाएं, व्यास रूप में गोले का समीकरण। अब वो क्या होगा, सेम ऐसे ही अगर उसके गोले के और किसी गोले के व्यास के सिरे x1 y1 z1 दे रखे हो, सपोज इसमें ए आपके x1 y1 z1 और बी जो है x2 y2 z2 अगर दिए हो, तो उस केस में आपके ये x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 प्लस सॉरी इसको है ना x, ये जो बनेगा ये वाला 3 क्या इसमें ये आएगा y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 और z माइनस z2 इक्वल टू 0। दो को लेना है इसके अंदर आपको। तो ये x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। आप देखें ये केवल 2 का है और ये केवल 1 का ही है। इसका जो पार्ट है, मतलब ये आपके कहाँ काम आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है 2D के अंदर इलिप्स के अंदर यानी दीर्घवृत्त और अपने अतिपरवलय के अंदर जो सवाल हैं उसमें ये वाला पोर्शन बहुत काम आया है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा, इसलिए मैं इसको कंपेयर करते हुए साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक खास बात लेता हूँ, अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ अलग पार्ट के अंदर। देखिए एक समतल जो हमारे इसके अंदर बार बार काम आएगा, समतल यानी कि प्लेन का समीकरण, वो हम लेंगे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये हमारे समतल जो है काम आएगा और इस समतल को इस गोले के अंदर इसने बार बार यूज़ कर रखा है। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अब इस समतल का यूज़ कैसे किया है, इसके अंदर इस समतल के लिए एक खास बात आती है जिसको मैं लिख देता हूँ 6 बिंदु। ठीक है, ये जो समतल है, अगर मैं इसको प्लेन को कोई P नाम देता हूँ या P1 नाम दे दूँ इस प्लेन को, तो प्लेन P1 यानी कि ये वापस जगह नहीं घेरे इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया। एक समतल P1 x y और z अक्षों को, यानी तीनों को अलग अलग नाम नहीं दे करके, और यहाँ वो लिखेगा निर्देशी अक्षों को A B C पर काटता है। आपके गोले के जो सवाल है शुरुआती, आप इस सेंटेंस को अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा लें। निर्देशी अक्षों को ये A, B और C पर काटता है, तो उस केस में आपके A के जो निर्देशांक होंगे वो A 0 0,
बी के होंगे 0 बी 0 और सी के होंगे 0 0 सी। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये कोऑर्डिनेट आपके पास में गिवन है, यानी आपका जो निर्देशीय अक्ष बन रहे हैं, ठीक है, कोई प्लेन अगर मान लो इस तरीके से ए बी और सी है ना, एक्स वाई और जेड, तो इससे जो प्लेन या कटेगा तो इससे जो गोला बनेगा, ये कह रहा है कि एक प्लेन जब किसी प्लेन ये वाला किसी निर्देशीय अक्षों को अगर ए बी सी पर काटता है तो उस कंडीशन में गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या होगा? ये होगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। मैं आपको बता दूं, आपको इसको हमेशा हमेशा याद रखना है। हम इसको पूरा कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे। हालांकि ये कैसे आया मैं बता दूंगा आपको। एक पहला सवाल ही अपना यही बनता है, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई समतल कौन सा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1, ये समतल निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, ये ठीक है। तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण क्या होगा? आपको हमेशा इसको एक तरह से सूत्र के रूप में याद रखना है। हर सवाल में ये आपको मिल जाएगा लगभग कि निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, मतलब ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट और सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, और इससे जो गोले यानी कि ओरिजिन मूल बिंदु को शामिल करते हुए उस गोले का जो समीकरण होगा वो आपके क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। हमें इसको हमेशा याद रखना है, LEARN भूलेंगे नहीं, ताकि हमें सवाल करने में, यानी आज का यानी पहला जो पार्ट है इसका आज का, इसके अंदर मैं सवाल लूँ उसके पहले उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएगी आपको वो याद रखना है खास तौर से, इसलिए मैंने इन चीज़ों को पहले यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो ये आपको गोले वाला जो पार्ट है आपको इसको ध्यान में रखना होगा। ये जो चीज़ें आती है इससे हमारे पास में जब हम इसमें ओरिजिन ओ को शामिल करेंगे तो 0 0 0 बन जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये वाला आया कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यानी उस गोले का समीकरण जो यानी जिसको जो बनता कैसे है, एक समतल x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 से वो जो कि निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, तो गोले ओ ए बी सी का समीकरण। अगर आप ध्यान से देखें इसको अगर कंपेयर करें तो आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, हम इसको यानी इससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ध्यान से देखना, अब हम हमेशा गोले का समीकरण जब भी निकालना होता है तो हम मानक समीकरण हम ये मानेंगे, इसको हम लेके चलेंगे और इसके अंदर u, v और w और d ये चार चीज़ें हम ज्ञात करेंगे दिए हुए प्रतिबंधों से, और उसके बेस पे ये वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो हमारे ये आ जाएगा। सबसे खास बात हमारे पास यहाँ 3-4 कंडीशन है। देखिए ओरिजिन से पास हो रही है 0 0 0, ये गोला अगर 0 0 से पास होता है ओ ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ आपके इसके अंदर d इक्वल टू 0 हो गया। अब ये इस गोला अगर आपके किसी पॉइंट A से पास हो तो उस केस में A 0 0 से पास होगा, उस केस में ये 0 ये और ये सब 0 हो गए, तो आपके पास क्या बचा एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ax बराबर 0, ठीक है। ax क्या है a u, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें कि
u जो है आपके, या यूँ कहें अपन कि 2u इक्वल टू क्या आ गया आपके, मतलब ये है माइनस का है, ठीक है ना। ठीक इसी तरीके से अगर अपन ऐसे b निकालें तो 0 b 0, तो इससे आपके 2v इक्वल टू आ जाएगा माइनस का b, और c से लेकर 0 0 c, तो इसके अंदर 2w इक्वल टू माइनस c आ जाएगा। और इसके बेस पे आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। आपके पास d 0 आ गया, 2u माइनस a हो गया, 2v माइनस b हो गया, 2w माइनस c हो गया। आप इनकी जगह पुट करें, आप देखें ये हमारा गोले का समीकरण आ रहा है आराम से। तो इस समीकरण को ये आया कैसे जो बता दिया मैंने, ठीक है। ये निर्देशित अक्षों को ABC पर काट रहा है, ध्यान रखना। तो इससे कौन काट रहा है, एक समतल। कौन सा समतल, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। तो उस केस में गोले OABC का समीकरण क्या होगा, ये हमें इसके अंदर फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम इसको फॉर्मूले के रूप में याद रखेंगे, मैं इसलिए इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका है। देखिए अब मैंने इसके अंदर जो गोले का बेसिक कॉन्सेप्ट लेने के बाद में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसके अंदर एक क्वेश्चन लिया मैंने, अचर त्रिज्या k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है या मिलता है, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पद क्या होगा, 9x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 4k²। जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है, अब उनको ठीक से देख ले। के अचर त्रिज्या वाला बोल दिया इसने, ठीक है, और मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब d इसके अंदर 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ मैं वो लूँगा, यानी निर्देश अक्षों को ABC पर मिलने वाला जो गोला होगा, आपको मालूम है कि वो होता है x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके अंदर इसने जो कहा कि जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना, उससे जो निर्देश अक्षों को जहाँ मिलेगा ना, 3 जगह मिलेगा A B और C, ठीक है ना। तो गोले OABC का जो मतलब समीकरण है वो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर लेना क्या है, निर्देश अक्षों को ABC मिलता है तो ये त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पद है। तो हम सबसे पहले, क्योंकि ऊपर त्रिज्या दे रखी है, तो हम इसके केंद्र के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। तो इसका जो केंद्र क्या हो जाएगा, आप देखो a/2 b/2 c/2, और इसकी त्रिज्या जो बनेगी, ठीक है, वो क्या बनेगी आपको पता है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d इक्वल टू त्रिज्या r² के दूँ में। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा आपके a²/4 b²/4 c²/4 इक्वल टू r की जगह मैं ले लेता हूँ k²। तो आप देखो ये क्या बन गया आपके a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 4k²। हमारा आधा काम हो चुका है। अब इसने जो अगली बात कही है, त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक, तो आप देखो ABC के केंद्रक निर्देशांक G लिखते हैं उसको, और आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये हम जानते हैं फॉर्मूला से। फिर आपको ये बात और पता है कि A के कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कि A 0 0, B के 0 B 0 और C के 0 0 C। तो इस हिसाब से आपके G के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। मैंने यहाँ 2 का ही लिया है, अपना 3 डायमेंशन है, तो आप इसको पूरा 3 में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपके, देखो
ये a/3, b/3 और c/3। अब अगर अपन केंद्रक के निर्देशांक को x, y और z माने, ये x, ये y और ये z, मतलब x इक्वल टू a/3, y इक्वल टू b/3 और z इक्वल टू c/3, मतलब a इक्वल टू 3x, b इक्वल टू 3y और c इक्वल टू 3z। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दें तो देखिए ये 3x होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर, 3z होल स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर। बस ये हम रिजल्ट पे आ गए। यानी जो चीज़ें हम जानते हैं ये थोड़ा समझाने के लिए, ताकि आपको एकदम पता नहीं चले, इसलिए मैंने खास बातें यहाँ लिखी है। बाकी कोऑर्डिनेट्स लिखने में कोई आपको देर नहीं लगेगी, कोई विशेष बात नहीं है। केंद्रक आप जानते हो और ये चीज़ मैंने लिखी है, ये त्रिज्या वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, उसको मैंने यूज़ कर लिया है ना। यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, आपको मालूम है कि ये त्रिज्या आर का होता है। तो ये आप इस तरीके से पहला क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। सेकेंड जो क्वेश्चन है, एक समतल स्थिर बिंदु ए बी सी से गुजरता है और निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है, तो गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ हो जाएगा a/x प्लस b/y प्लस c/z इक्वल टू 2। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, दोनों फर्क है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेना है। मैं बाद में बात करूँ इस पर, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए बी सी से गुजरता है, सीधी सीधी बात, कौन? स्थिर बिंदु ए बी सी से एक समतल गुजर रहा है। मान लिया जाए हम जो समतल लेते हैं, समतल का समीकरण आपके x/α प्लस y/β प्लस z/गामा इक्वल टू 1, ये हमारा मेन समतल हो जाएगा। जनरली हम x/a प्लस y/b प्लस z/c लेते हैं, लेकिन यहाँ a b c पहले दे दिया तो हम चेंज कर दिया। अब आपको मालूम है कि ये समतल निर्देशीय अक्षों को a b c पर मिलता है, तो उस कंडीशन में आपके जो पहली बात तो ये समतल देखो, दो बात है कि ये a b से गुजरता है, a b c से गुजर रहा है, तो हम इसको a b c से गुजार दें, ज़्यादा लंबा थोड़ा नहीं करें, तो ये हो जाएगा a/α, ठीक है, b प्लस b/β प्लस c/गामा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास जो आ जाएगा। अब हम इसके अंदर ये कह रहा है कि ये जो समतल है वो आपके किससे ए बी सी से गुजर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, अल्फा 0 0, बी के 0 बीटा 0 और सी के 0 0 गामा हो जाएंगे। सीधी सी बात, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इससे गुजरने वाला, इन तीन बिंदुओं से गुजरने वाला जो गोला होगा वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फेयर, गोले का, है ना। क्या बनेगा वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस वाई, है ना, गामा जेड इक्वल टू 0। ये सेम पैटर्न मैंने कहा था कि निर्देश अक्षों को ए बी सी पर मिलता है, तो उस कंडीशन में ये बन जाएगा। अब आप देखो कि इसके केंद्र क्या हो जाएंगे, गोले का केंद्र, है ना, गोले का केंद्र क्या बन जाएगा, α/2 β/2 और गामा/2 केंद्र हो जाएगा इसका, सीधी सी बात। अब यहाँ इसने कहा गोले ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ यहाँ इसने पूछा है, तो केंद्र का बिंदुपथ अगर अपन लें तो केंद्र के कोऑर्डिनेट हमारे पास में अगर हम इसमें जो ले लें तो कुछ भी नहीं है, उसकी जगह अपन मान ले जाए गोले का केंद्र अगर अपन एक्स वाई जेड ले लें, मतलब x1 y1 z1 लेते हैं और उसके बाद उसका बिंदुपथ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल काम है, ठीक है। तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू α/2, y इक्वल टू β/2, z इक्वल टू गामा/2। मतलब क्या बन गया ये फाइनली आपके अल्फा इक्वल टू 2x और बीटा इक्वल टू
2y गामा इक्वल टू 2z। ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें इक्वेशन 2 के अंदर। तो अब आपका इक्वेशन 2 जो रिक्वायर्ड था वो क्या बन गया, a/2x प्लस b/2y प्लस c/2z इक्वल टू 1। मतलब आपके क्या हो गया, a/x b/y प्लस c/z इक्वल टू 2। ये 2 आपके यहाँ जाएगा। यही तो हमारा रिजल्ट था, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम। देखो आप, तो मैंने मोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं मैंने उनको लेकर के और मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आ गया। अच्छा, एक बात और कहूँ, अब इससे जो क्वेश्चन बनाता है देखना, वो क्या करेगा, वो पूछेगा कि एक अचर त्रिज्या k का एक गोला मूल बिंदु से गुजरता है और निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है, तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ होगा। अब वो ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा ऑप्शन में A B C D। A वृत्त, B गोला, C शंकु, D समतल, कुछ भी डाल देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इससे जो बनेगा, ठीक है ना, वो क्या है। तो ये देखो, इससे गोले का समीकरण है, मतलब केंद्रक का बिंदु पथ जो है वो गोला होगा, न कि समतल या शंकु या कुछ भी और। ये ध्यान रखना, पूरा सोल्व करना जरूरी नहीं। हम बहुत भारी भारी चीज़ें करने बैठते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बनाता है। हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है और निर्देश अक्षों को ABC पर काटता है, तो गोले OABC के केंद्र का बिंदु पथ है। अब वैसे इसने यहीं पर दे दिया है समतल, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर इसने K का गोला है, अब यहाँ दिया गोला है, हम इसको इससे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और देख सकते हैं गोला है। लेकिन कितनी बार इससे डायरेक्ट पता नहीं चलता कि वास्तव में गोला ही है या क्या है। तो इसलिए हमें क्वेश्चन के साथ जो प्रूव करना वो इक्वेशन किसका है वो हमें ध्यान रखना होगा। दोनों में यही कंडीशन है, समतल दे रखा भले ही, लेकिन वहाँ पता नहीं चलेगा कि ये समतल ही है या क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने, देखिए, बिंदु 1 0 0 0 1 0 0 0 1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो है 3x² + y² + z² माइनस 2x + y + z माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 4 शर्तें अपने को गोले के लिए चाहिए होती है, चारों इसके अंदर है। तो हम सबसे पहले क्या करें, हम एक काम करें, गोले का समीकरण मान लेते हैं अपन। माना कि गोले का समीकरण क्या है, x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d इक्वल टू 0। अब हमारे को इसके अंदर u, v, w और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल काम, कोई विशेष बात नहीं है इसके अंदर। हम इसके अंदर क्या करें, सबसे पहले इसको 1 0 0 से गुजारें। तो देखो 1 ये ख़त्म प्लस 2u और प्लस d इक्वल टू 0। मतलब आपके 2u की वैल्यू क्या आई, माइनस की d + 1। अगर अपन इसको 0 1 0 से गुजारेंगे तो सेम वही कंडीशन बनेगी अब की बार, 1 + 2v + d इक्वल टू 0। तो ये 2v इक्वल टू माइनस का d + 1। और ऐसे ही लास्ट में 0 0 1 से अगर इसको अपन गुजारें तो ये हो जाएगा 1 + 2w + d इक्वल टू 0। मतलब ये 2w इक्वल टू माइनस का d + 1 आ जाएगा। यानी सारी की सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर इस रूप में आ गई है। अब अपन एक काम करें, इसने कहा कि इसकी त्रिज्या न्यूनतम है, ठीक है। तो त्रिज्या न्यूनतम करने के लिए अपन क्या करें, इसको त्रिज्या निकाल लेते हैं। मान लो त्रिज्या इसकी जो है वो r इक्वल टू u² + v² + w² माइनस d रूट में है, ठीक है, इक्वल टू अपन भले यहाँ से रखो भले यहाँ से करो,
तो ये आपके एक तरह से आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर का मतलब हुआ कि माइनस डी प्लस वन, मतलब ये बन जाएगा डी प्लस वन होल स्क्वायर बटा 4, डी प्लस वन होल स्क्वायर बटा 4, डी प्लस वन होल स्क्वायर बटा 4 माइनस डी। ठीक है, अब इसको क्या है कि मैं इसको एक काम करता हूँ, एफ डी लिख देता हूँ आर स्क्वायर, क्योंकि अगर आर न्यूनतम है तो आर स्क्वायर भी न्यूनतम होगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो उस केस में हम इसके अंदर सेट कर लेते हैं ये डी, इसको अगर करें अपन तो ये क्या बन जाएगा 3d प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस डी, तो ये 3 इंटू डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और माइनस 4d अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा देखिए 3d स्क्वायर प्लस 6d, 6 में से चला गया तो ये 2d प्लस 1 अपॉन 4। अब आप ध्यान से अगर देखें, हम इसको क्योंकि न्यूनतम करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता होगा जो डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन था जिसमें उच्चिष्ट निम्नलिष्ट यानी मैक्सिमम मिनिमम अपन फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर हम इसका एफ डैश डी निकाल लेते हैं। तो एफ डैश डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 तो बाहर, और ये हो जाएगा 6d प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसको अपन 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपके d जो आया वो माइनस का 1/3, और d इक्वल टू माइनस 1/3 ये न्यूनतम होगा, आप एफ डबल डैश डी निकाल के कर सकते हैं। तो ये d की वैल्यू आपके पास आ गई। अब ये d की वैल्यू आप सब इसके अंदर रख लें। ठीक है, तो इससे आपके 2u 2v 2w सबकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आपके जैसे 2u इक्वल टू माइनस का क्या आ जाएगा d, यानी कि माइनस 1/3 प्लस 1, मतलब माइनस और माइनस 1 प्लस 3/2 3/3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। आप देखो कि ये 2v की वैल्यू भी माइनस 2/3 और 2w की वैल्यू भी माइनस 2/3। ये सारी वैल्यू आपके पास d आ चुका, आपके पास 2u 2v 2w आ चुका। आप इसकी जगह पुट करें तो आपका फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा। आप देख लीजिए 3 और 2 दोनों इसके अंदर है। तो ये इस तरीके से आप आराम से इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उनको आप ले लें तो आप आराम से उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। ये मैंने गोले के एक बेसिक पार्ट के कुछ जो क्वेश्चंस लिए हैं, आप इनको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेसिक चीज़ें जो आपके आराम से समझ में आ जाएगी। अगर इसका क्वेश्चन आया तो आप आसानी से कर सकते हैं।